अस्सलाम वालेकुम। बजट एक जायजा की स्पेशल एपिसोड में खुश आमदीद। मैं हूं इमरान सुल्तान। नाज़रीन, पिछले एक हफ्ते में हमने इस बैनर तले जो प्रोग्राम्स किए हैं उसमें हमने एग्रीकल्चर सेक्टर को बड़ा स्पेसिफिक जो है वो डिस्कस किया। फिर उसके बाद हमने इंडस्ट्रियल सेक्टर को डिस्कस किया। फिर ट्रेड में हमने अपने जो इंपोर्ट्स हैं और फिर एक्सपोर्ट्स हैं उनके लिए भी सेपरेट प्रोग्राम्स किए। और लास्ट यस्टरडे जो हमारा प्रोग्राम था वो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट्स के हवाले से था। आज जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा, पुराना, देरीना और पेचीदा मसला है टैक्सों का निजाम। टैक्स जो सिस्टम है, पाकिस्तान का टैक्सेशन सिस्टम है, इसके ऊपर हम आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। और उसमें जाने से पहले जरा नाज़रीन के साथ कुछ चीजें हम शेयर करना चाहते हैं। पहले जरा टैक्स की जो फॉर्म्स हैं, जो टाइप्स हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस और डायरेक्ट टैक्सेस। पाकिस्तान का सबसे बड़ा अलमिया यहां पर अगर हम देखें कि अवाम के पास जो है वो बहुत पैसा है, लेकिन वो पैसा हुकूमत के पास, हुकूमत पाकिस्तान, रियासत पाकिस्तान के पास या कौमी खजाने में नजर नहीं आता। और यही वजह है कि हमारे यहां जो इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं 65%, जिसमें जीएसटी सबसे बड़ा कंपोनेंट है, जो अवाम या पेट्रोल प्राइसेस और आप समझ रहे हैं कि इस वक्त विद होल्डिंग जो टैक्सेस पाकिस्तान की अवाम पेश कर रही है, इस पे जो दे रही है बेखुसूस 17% जीएसटी के हवाले से, जो इनडायरेक्ट और बड़ा रिग्रेसिव टैक्स है, ये इसका सबसे बड़ा जो एक वसूली है हमारे टैक्सेस सिस्टम में। एफबीआर की वसूलियों में 65% है और डायरेक्ट टैक्सेस जो है वो 35% जो है वो है। आगे बढ़ते हैं और देखेंगे कि इस वक्त मजीद जो सूरत हाल है हमारे टैक्स सिस्टम के हवाले से, टैक्स निजाम के हवाले से, एफबीआर के हवाले से, विच इज द टैक्स कलेक्शन अथॉरिटी। और एफबीआर की जो रेवेन्यूज हैं उसमें 40% जो है वो डायरेक्ट टैक्सेस, सेल्स टैक्स 39% और इंपोर्ट एंड एक्साइज ड्यूटी है वो 21%। इस पूरे निजाम की ओवरहॉलिंग होने की जरूरत है। इस पूरे निजाम के हवाले से हमने देखा कि शब्बर जैदी साहब जो है वो भी इस सिस्टम में आए। उन्होंने आके कुछ बेहतरीन किस्म के इस्लाहात करना चाहिए और इस्लाहात डे वन से हम सुनते आए हैं कि टैक्स रिफॉर्म में इस्लाहात, लेकिन इस सिस्टम ने उनको एक्सेप्ट नहीं किया, कबूल नहीं किया, या वो इस सिस्टम को कबूल नहीं कर सके। बहरहाल आज के प्रोग्राम में हम एक बार फिर इन्हीं सारी चीजों को डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। मुल्क के जो टैक्स निजाम है इसमें पेचीदगी क्या है और इसके मसले का हल क्या है। तो हमारे साथ मौजूद होंगे शब्बर जैदी साहब, साबिक चेयरमैन एफबीआर। बहुत शुक्रिया शब्बर जैदी साहब आपके वक्त का। और डॉक्टर इकरामुल हक भी हमें ज्वाइन करेंगे, टैक्स एक्सपर्ट हैं, माहिर टैक्स उमूर हैं। डॉक्टर साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। एक छोटे से ब्रेक के बाद प्रोग्राम को कंटिन्यू करते हैं। वेलकम बैक। बात करेंगे पाकिस्तान के टैक्सेशन सिस्टम के हवाले से। शब्बर जैदी फॉर्मर चेयरमैन एफबीआर हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर इकरामुल हक भी हमारे साथ मौजूद हैं। शब्बर साहब आपकी तरफ आता हूं। सन 2005 से लेकर 2022 17 साल हो गए। आज न्यूज पे मुसलसल जो हम हर साल ट्रांसमिशन करते हैं बजट के हवाले से और टैक्सेशन के ऊपर हम हमेशा बात करते हैं, वही हालात डे वन से लेकर आज तक चल रहे हैं कि पाकिस्तान में जो टैक्सों का निजाम है इंतहाई फरसुदा है। पाकिस्तान की मुल्की तरक्की में अगर कोई सबसे बड़ी रुकावट है तो वो हमारा टैक्सेशन सिस्टम ही है। ओवर द पीरियड ये डेकेड्स गुजर रही हैं, लेकिन यहाँ पे टैक्स रिफॉर्म्स नहीं आ रहे, या आए भी हैं तो इनका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा, समर आवर साबित नहीं हो रहे, फ्रूटफुल नहीं हो रहे। क्यों? जी शब्बर साहब, आपका सवाल जरा दोबारा रिपीट करेगा, दरमियान में आवाज कट गई थी। ओके ठीक है। मैं ये कह रहा हूं कि हमेशा से पिछले 2005 से लेकर अब तक, जब तक हम ये प्रोग्राम करते हैं हर साल, और बात यही होती है कि टैक्सों का निजाम बहुत फरसुदा है, जो मुल्क की तरक्की में सबसे बड़ी रुकावट है। इस्लाहात कागजात की हद तक होती हैं, पॉलिसीज की हद तक होती है, लेकिन वो डिलीवर नहीं हो पाती और उनका ग्राउंड रियलिटी से कोई ताल्लुक नहीं होता, ट्रिकल डाउन इफेक्ट नहीं होता उनका। क्यों सर? देखिए इमरान सुल्तान साहब, अगर आप मेरी 2005 से लेकर 2022 तक की सारी सुन लें बातें, तो मैं एक बात हमेशा से कहता रहा हूं और आज भी कह रहा हूं, और शायद ये आप लोगों को थोड़े अरसे बाद समझ आएगी। ये जो आप लोग बात करते हैं ना टैक्स का निजाम, ये और रिफॉर्म, आई थिंक ये अल्फाज अब इनके मानी खो चुके हैं। देखिए मैंने जब चेयरमैन एफबीआर था उस वक्त भी, और मैं आज भी कह रहा हूं
कि किसी भी माशरे में टैक्सेशन का सिस्टम उस वक्त आ सकता है जब उस माशरे में डॉक्यूमेंटेशन ऑफ इकोनॉमी हो। अगर आपके माशरे में डॉक्यूमेंटेशन ऑफ इकोनॉमी नहीं है तो आप फरिश्ते भी जाके बिठा दें, टैक्स का कलेक्शन नहीं हो सकता। क्योंकि ये जो आप हमारा, मैंने पहले भी हमेशा कहा और हम आज भी कहा और अभी आइंदा के लिए भी कह रहा हूं, और मैं ये आपको बिल्कुल अपने वाज़ेह पोजीशन में कह रहा हूं कि पाकिस्तान में जो गवर्नमेंट्स हैं, चाहे वो सियासी हो या फौजी हो, उनके अंदर इतनी ताकत नहीं है कि वो डॉक्यूमेंटेशन की ड्राइव कर सकें। वो थोड़े बहुत स्टेप लेते हैं, वर्ल्ड बैंक से थोड़े पैसे पकड़ते हैं, रिफॉर्म के नाम पर रिफॉर्म लाते हैं और वो उसके बाद पीछे हट जाते हैं और वो डॉक्यूमेंटेशन पाकिस्तान की नहीं कर सकते। आप इस चीज में कोई भी कोशिश कर लें, आप नाकाम होंगे। दुनिया का कोई माशरा ऐसा नहीं है जिसमें टैक्स निजाम सही हो और डॉक्यूमेंटेशन नहीं हो। पाकिस्तान में बिजनेसमैन हो, आप एडवाइजर्स हो, आपके गवर्नमेंट हो, जो भी हो, वो डॉक्यूमेंटेशन के कॉन्सेप्ट को ना समझती है, ना उससे अमल दरामद करना। लेकिन शब्बर साहब, दुनिया भर में टैक्स जो है कोई भी हुब्बुल वतनी में नहीं देता। टैक्स जो है वो डंडे के जोर पे वसूल किया जाता है। दुनिया भर में नॉन डॉक्यूमेंटेशन भी नहीं होती ना जी। यही तो आपको समझा रहा हूँ आपको जी, मैं यही तो बात समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप अमेरिका से मुआवजा करते हैं, आप इंडिया से मुआवजा करते हैं, आप बांग्लादेश से मुआवजा करते हैं, वहां डॉक्यूमेंटेशन का लेवल तो देखे ना आप। आपने तो सारी डॉक्यूमेंटेशन अब आउट ऑफ बुक इकोनॉमी को लीगली और हर तरीके से प्रमोट किया है और अब आप कहते हैं कि टैक्स कलेक्ट किया जाए। तो ये तो मैं आपको आज कह रहा हूं, रिकॉर्ड पे रहेगा ये बात कि जब तक आप डॉक्यूमेंटेशन और इकोनॉमी नहीं करेंगे ये चीज बेकार है। जो मैंने 5-6 महीने वहां गुजारे, मैंने कोशिश की कि मैं डॉक्यूमेंटेशन की तरफ जाऊं, मैं जहां तक जा सका मैं चला गया, मगर पाकिस्तान का जो निजाम है सियासी, जो पाकिस्तान का माशरती, जो पाकिस्तान का इखलाकी निजाम है, वो डॉक्यूमेंटेशन को पसंद नहीं करता। और जब तक डॉक्यूमेंटेशन नहीं होगी इस माशरे में कभी टैक्स की रिकवरी नहीं होगी। अगर सारे एफबीआई वाले फरिश्ते बन जाए ना, सारे फरिश्ते लगा दिए जाए, तो वो भी टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकते। टैक्स कभी कलेक्ट नहीं होता। नहीं तो सर, बात यह है कि फिर डॉक्यूमेंटेशन कौन शुरू करेगा? ये डॉक्यूमेंटेशन शुरू करने की का जो इब्तिदा होगी वो गवर्नमेंट से होगी। मैं मिसाल दे देता हूं आपको जी। जब मैं एफबीआई चेयरमैन था तो मैंने बार बार ये बात कही थी कि पाकिस्तान में 35 लाख गैस और बिजली के इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल कंज्यूमर्स हैं, 35 लाख कम अज कम, और सेल टैक्स में रजिस्टर्ड लोग जो है वो सिर्फ 1 लाख या 1.5 लाख हैं। तो मैंने तमाम बिजली वाली और गैस कंपनी को कहा कि आप मुझे जिनको आपने इंडस्ट्रियल कमर्शियल कनेक्शन दिया हुआ है, आप मुझे इंश्योर करते हैं कि उन सबके पास सेल टैक्स रजिस्ट्रेशन हो। तो उन्होंने कहा कि हम ये नहीं कर सकते। मैं आपको बिल्कुल एक सिंपल इससे आगे नहीं चले, कहीं नहीं जाए। ठीक है। इंडस्ट्रियल और कमर्शियल गैस कंजम्पशन है, केईएलएसको फेस्को उनको गैस दे रही है, मगर उन गैस कनेक्शंस के साथ पाकिस्तान के सेल टैक्स रजिस्टर का नंबर नहीं है, 22 लाख आदमी के पास नहीं है, और डिस्को हमारे और जनरेशन कंपनी हमारे साथ कॉपरेट नहीं करती। मैंने केई से बात की कि आप क्यों नहीं करते, उन्होंने कहा कि मीटर किसी और के नाम लगा हुआ है, इस्तेमाल कोई और कर रहा है। मगर मैं इसकी बुनियादी वजह यह है कि वो जो इलेक्ट्रिक कंपनीज हैं वो नहीं चाहती कि उनके कंज्यूमर का रिकॉर्ड जाए, उनको कोई परवाह नहीं है पाकिस्तान डूबे या रहे, उनको सिर्फ अपनी सेल में कनेक्शन है। डॉक्टर इकरामुल हक के पास आसान मिसाल दे दीजिए जी बिल्कुल। अच्छा, एक और आगे बात सुन लें जी। पाकिस्तान के कानून में एक कानून है, पाकिस्तान के कानून में 181AA के नाम से कानून है जो पाकिस्तान के इनकम टैक्स लॉ में मौजूद है। उस लॉ में लिखा हुआ है कि किसी भी कोई बंदा भी जिसके बाद गैस और इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन होगा वो स्टेट रजिस्टर होगा कानून में। वो कानून अपनी जगह मौजूद है, और कोई गैस की कंपनी और कोई बिजली की कंपनी उसको कंप्लाई नहीं कर रही। ये मैं बिल्कुल सामने की बात कर रहा हूं, ये मैं कोई ढकी छुपी, कुछ छुपी हुई या ऐसी बात नहीं कर रहा। अब आप मुझे बता दें
कि इसके बाद अब अफसर अच्छा हुआ, रिश्वत ले ली, रिश्वत खा ली, करप्शन आ गई, करप्शन नहीं हुई, लॉ के अंदर क्लॉज नंबर 12 डाल दें, 12 की जगह 13 डाल दें, ये सारी बेकार की बातें हैं। ठीक है, जब डॉक्टर इकरामुल हक शब्बर जैदी साहब ने कहा, बिल्कुल ये सही बात है कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा वो गुर्बत नहीं, अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी है, मईशत की गैर दस्तावेजी है, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि जितनी भी सोशल और वो आपकी इनइक्वालिटी है वो इसी वजह से है। हम कोई चीज भी नहीं कर पा रहे कोई, क्योंकि हमारे यहाँ जो नंबर्स नहीं है। सेंसस के हवाले से देख लें, चले वो तो कराची का एक अलग मसला है, उसके ऊपर भी कभी प्रोग्राम में बात करेंगे, लेकिन अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी। और जब आप सेल्स टैक्स की इस वक्त शब्बर साहब ने जैसे कहा कि कमर्शियल बिजली और गैस के जो मीटर्स हैं वही आपके पास रजिस्टर्ड नहीं है, तो फिर आप कैसे अपनी इकोनॉमी को सही करने जाएंगे डॉक्टर साहब? जी बिल्कुल सही फरमाया। मईशत को जब तक दस्तावेजी ना किया जाए तो कोई भी जो आपकी काविश है वो कामयाब नहीं हो सकती। इस सब तक तो मैं बिल्कुल मुत्तफिक हूँ, मगर मैं भी कुछ नंबर सामने रखता हूँ। ये जो 4 से 5 जो है हमारे यहाँ मिलियन अगर कमर्शियल इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग्स हैं उनके पास ये बिल होंगे, मगर आप देखें कि अब तो पाकिस्तान में तकरीबन 116 मिलियन के करीब बायोमेट्रिक वाले जो हैं वो ब्रॉडबैंड यूजर भी हैं। तो उसमें से जो बेस है उसमें तो बायोमेट्रिक भी होता है, एड्रेस भी होता है, सारा कुछ होता है। 15% के करीब तो इनकम टैक्स भी एडवांस आ रहा होता है। तो जब तक ये डाटा मुख्तलिफ साइलोज में पड़ा रहेगा, एक जगह नहीं होगा, किसी जगह से उसके कोई डेटा साइंटिस्ट नहीं होंगे जो उसमें से निकाल सके, तो डेटा तो अब मुख्तलिफ साइलोज में पड़ा हुआ है, उसको कैसे इकट्ठा किया जाए तो सही चीज। यानी मसला यह है कि जो डेटा सिंक्रोनाइजेशन है और इदारों के दरमियान आपस में जो सिस्टम है, जो एक हार्मनी कह लें या जो एक पूरा सिस्टम डेवलप करना चाहिए स्पेशली इन टर्म ऑफ डेटा, वो पाकिस्तान में लैकिंग कर रहा है। ये चेन मुकम्मल नहीं है। जी बिल्कुल सही फरमाया आपने। और इसकी वजह से फिर जाहिर है कि मजमूई जो है वो होलिस्टिक पिक्चर नहीं देख पाते हैं। शब्बर साहब ने बहुत कोशिश की अपने जमाने में, मगर वही रेजिस्टेंस जो जगह से आती है, इसीलिए कि अगर ये सारा डेटा मुख्तलिफ साइलोज की से एक जगह इकट्ठा हो जाए तो फिर जाहिर है कि सबकी जो भी आपकी एबिलिटी टू पे है इनकम टैक्स वो सामने आ जाएगी। तो वो सेल टैक्स वगैरह तो पास ऑन कर देते हैं, ट्रेडर्स हमारे टैक्स नहीं देते, हमें पता है। और भी बहुत जो हमारे ताकतवर तबकात हैं उनको बहुत सी मराहत भी मिली हुई है। ये सारी चीजें अपनी जगह पर है। सवाल यही है कि क्या इन लोगों से जो ट्रेड में है, जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज हैं, जो मिल्स हैं, वहाँ जो बिजली गैस की चोरी भी होती है, तो उनका कैसे हल किया जाए, हम कैसे एक्सपेंडिचर साइड से इनकम साइड पर आए, ये बड़ा मसला तो है। मगर मेरा ख्याल है कि अगर अच्छे डेटा साइंटिस्ट हों और जिस तरह का हमारे पास डेटा मौजूद है उसको तवज्जो से देखा जाए तो ये मसला बड़ी हद तक हम हल कर सकते हैं, और यही तरीका होगा इसको। शब्बर साहब अब जाहिर है कि ये सारे काम जो है एग्जीक्यूटिव ने करने हैं, इदारों ने करने हैं, तो एफबीआर जो है वो कहां खड़ा है? कुछ ऐसी भी बात होती है, लोग कहते चले आप एफबीआर को प्राइवेटाइज कर दें। कहीं ना कहीं मतलब इस इदारे की अपनी जो इंटेग्रिटी है, इदारे के लाखों लोगों की एक फोर्स है, लेकिन उसकी टोटल डिपेंडेंसी जो है वो इनडायरेक्ट टैक्सेस के ऊपर है। तो खुद जो टैक्स कलेक्शन अथॉरिटी है वो कहां खड़ी है, चाहे वो फेडरल हो या वो प्रोविंशियल्स हो? बात ये कि किसी भी पॉलिटिकल गवर्नमेंट की कभी भी बहुत कोशिश नहीं होती कि वो टैक्स सिस्टम में, टैक्स की डॉक्यूमेंटेशन में इंप्रूवमेंट करे। आप जैसे लोग जब प्रोग्राम करते हैं तो वो एक प्रोग्राम के खिलाफ कर देंगे कि जी टैक्स कलेक्शन इतनी हुई है। आप लोग भी कलेक्शंस की तरफ देखते हैं, सिस्टम की तरफ नहीं देखते, और वो प्रेशर जब गवर्नमेंट में आता है तो वो कलेक्शन की तरफ चली जाती है, सिस्टम की तरफ नहीं जाती। तो ये जो हमने एक प्रेशर डाला हुआ है कि सपोज करें कि मैं चेयरमैन एफबीआर हुआ, मुझे बजट दिया गया 5,000, तो अगर मेरा 4,900 होगा तो पाकिस्तान खराब हो गया, और 5,100 हो गया तो पाकिस्तान ठीक हो गया। ये जो हमारे दिमाग में ये चीज डाल दी गई है, इसकी वजह से एफबीआर और जो डिपार्टमेंट है, इवन गवर्नमेंट, वो ये कोशिश करती है कि वो भत्ता क्रिएट कर ले, पैसे कलेक्ट कर ले, वो इनकम पर टैक्स नहीं करती और इनकम को वो टैक्स नहीं करती। और मैं इस पे यहाँ एक बात कहना चाहता हूं, मैं दोबारा एक बात कहना चाहता हूं कि जो 1979 में जिया-उल हक के जमाने में जो सेल्फ हस्बैंड स्कीम आई थी, जिसमें आपने किताबें रखना तकरीबन खत्म कर दिया था और आपने कहा था कि अगर 10 फीसद ज्यादा दो तो कोई किताब नहीं देखी जाएगी।
वो चीज और जो 1990 में नवाज शरीफ साहब लाए थे प्रिजम्पटिव टैक्स रिजीम, और उसमें उन्होंने कहा कि अगर इंपोर्ट पे 4% कट गया तो ये टैक्स होगा। उसके बाद पाकिस्तान में टैक्स की बात करना इस तरह है कि आप किसी हीरे से बात कर रहे हो, उसकी शादी कर दी जाए। इसी नोट के साथ मैं बिल्कुल समझ गया। ये सिस्टम के अंदर ये जो एग्जम्पशंस और ये सारी चीजें पॉलिटिकली कॉम्प्रोमाइज हुई हैं। बात सुनो पहले, मेरी बात कंप्लीट कर दो। आप 89 में मरहूम जियाउल हक ने इकराम साहब बैठे हैं, उनसे बताया, उन्होंने कहा कि अगर आपने 100 रुपए इनकम का टैक्स लास्ट ईयर दिया है, अगर उसके बाद आप 120 रुपए दे दें तो हमें आपकी किताबों से कोई मतलब नहीं है, किताबें रखें या नहीं रखें, आप सेल्फ हेल्प स्कीम में क्वालिफाई कर गए। इससे बड़ा गुनाह नहीं हो सकता। उसके बाद मरहूम नवाज शरीफ साहब आए और उन्होंने 1990 में, अल्लाह उन्हें हयात दे सर, अल्लाह उन्हें हयात दे, नवाज शरीफ साहब, अल्लाह उन्हें प्रेसिडेंट टैक्स रिजीम। अब ये दो चीजों के बाद अगर मुझसे कोई कहता है कि तुम टैक्स के निजाम की बात करो तो मुझे हंसी आती है कि यानी क्या बात कर रहा है मेरे साथ, मुझे क्या कह रहा है, मुझे क्या रहा है, मतलब ये मुझे कौन सी टैक्स होती है? फिर ये तो इनडायरेक्ट टैक्स है ना। मैं जब वापस आया, मैंने आके सबसे पहला काम ये किया कि जहां तक मैं कोशिश कर सकता था, मैं नहीं कहता कामयाब, मैंने जहां तक कोशिश कर सकता था मैंने प्रिजम्पटिव टैक्स को खत्म किया और डॉक्यूमेंटेशन की तरफ आगे बढ़ने की कोशिश की। मगर ना मेरा साथ बिजनेसमैनों ने दिया, ना मेरा साथ मीडिया ने दिया, ना मेरा साथ मेरे एडवाइजरों ने दिया, ना मेरा साथ मेरे प्रोफेशन ने दिया। सियासतदानों को छोड़ दें, जब मैं ये सब कुछ कर रहा था तो ये सब मेरे दुश्मन थे। अब ये खुद भुगतेंगे। मैं आपको मिसाल दे देता हूं, जब मैं चेयरमैन एफबीआर बन के गया तो मैं 8 तारीख को चेयरमैन एफबीआर बना और मैंने 9 तारीख को एक खत इशू किया कि किसी का बैंक अकाउंट फ्रीज नहीं होगा और किसी दुकान पे रेड नहीं डाला जाएगा। जी, पहला खत मैंने इशू किया 2009 में। उसके बाद से निहायत सुकून लोगों को आया क्योंकि बैंक अकाउंट फ्रीज नहीं होते थे, हैरेसमेंट खत्म हुई। उसके बाद मेरे आने के बाद वो सर्कुलर खत्म कर दिया गया। आज दोबारा हैरेसमेंट शुरू हो गई। मुझे इसका अफसोस नहीं है कि मैंने क्या अच्छा बड़ा किया, मगर मेरे ये जो इम्पोर्टेंट टैक्स एडवाइजर्स हैं, मेरे ये इम्पोर्टेंट टैक्स लॉयर्स हैं, ये मेरे इम्पोर्टेंट बिजनेसमैन हैं, ये जो चोरों के साथ मिले हुए हैं, क्या इन्होंने उस चीज को वापस लाने की कोशिश की जो पाकिस्तान की तारीख? ठीक है सर, एक ब्रेक की तरफ जाऊंगा, फिर मैं आप ही का सवाल, आपका जो पॉइंट है कि आप क्यों अकेले रहे और लोगों ने, आपका डर्स ने और पूरी जो ये आपका जो टैक्सेशन सिस्टम है, निजाम है, इसने आपका साथ क्यों नहीं दिया? एक छोटे से ब्रेक के बाद डिस्कस करेंगे और ये सवाल मैं रखूंगा डॉक्टर इकराम उल हक की तरफ। एक छोटे से ब्रेक के बाद दोबारा करेंगे। वेलकम बैक। बात को आगे बढ़ाऊंगा, डॉक्टर इकराम उल हक आपकी तरफ आता हूं। डॉक्टर साहब, हर पेशे में अच्छे और बुरे लोग होते हैं, इसी तरह आपके प्रोफेशन में एक जो प्रोफेशनल, एक अच्छा टैक्स एडवाइजर है, वो अपने क्लाइंट को टैक्स अवॉइडेंस बताएगा, और आप ही के प्रोफेशन में अगर कोई तेज और 2 नंबर का बंदा है या एडवाइजर है तो वो अपने क्लाइंट को टैक्स इवेजन के रास्ते भी बताएगा। अब आप मुझे ये बताइए कि शब्बर जैदी साहब ज़ाहिर के टैक्स एडवाइजर भी रहे और पूरे सिस्टम को बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं, जिस तरीके से आप समझते हैं, इन डेप्थ समझते हैं। तो वो जब गए टेबल के उस तरफ जाके बैठे, पॉलिसी साइड पे जाके बैठे, और वो कामयाब नहीं हुए क्योंकि उनका किसी ने साथ नहीं दिया, तो आप क्या समझते हैं कि क्या वजूहात रही हैं जिसका आज शब्बर साहब जो है वो गिला भी कर रहे हैं? तो आपकी नजर में क्या वजूहात रही इस पूरे एक्सरसाइज की? जाहिर तारीखी पस मंजर तो हमारे सामने रहा कि जब आपने लोगों को इस बात पे हुक कर दिया कि अगर आप 20% ज्यादा दे दें तो कोई सवाल नहीं पूछा जाएगा, या आप ऐसी स्कीमें ले आए, इनकम टैक्स के अंदर ऐसी तब्दीली कर दी जैसे 91 में की गई कि अगर आप का जो भी टैक्स विथहोल्ड हो जाएगा वो फुल एंड फाइनल हो जाएगा, तो इन चीज़ों ने बड़ा बिगाड़ पैदा कर दिया। और फिर जाहिर है कि एक ज़माना आया कि इसको ख़त्म किया जा सकता था, मगर फिर ये हो गया कि आपका मिनिमम भी कर दिया और प्रिजम्पटिव दोनों में से जो भी ज़्यादा हो, तो उसने भी फिर और ख़राबी पैदा कर दी। तो मेरा ख्याल है कि एडवाइजर्स भी जाहिर है कि इसी माहौल में पैदा होते हैं और यही के मुताबिक काम करते हैं। तो मेरा ख्याल है कि सिस्टेमिक चीज़ों की तरफ ज़्यादा देखना चाहिए। तो अगर बुनियादी तौर पर कहा जाए तो वापस उसी निज़ाम पर जाना चाहिए
जहाँ पे लोग अपनी हकीकी आमदनी जो है वो दिखाएं और उस हकीकी आमदनी पर जो भी फिर मुनासिब रेट से टैक्सेस हों वो लिए जाए। अगर ये बात नहीं की जाएगी और ये मुख्तलिफ किस्म की जो डिस्टॉर्शंस है ये रखी जाएंगी कि वो अगर आप कहें कि ये आपका जो टैक्स कट गया है ये तो मिनिमम है और आपका हम एक्चुअल इनकम भी, तो दोनों चीज़ें मेरा ख्याल है कि ये 92 का जो केस था लाइफ कॉटन का, इसमें जाकर सुप्रीम कोर्ट ने भी खैर वो फैसला कर तो इतना अच्छा नहीं मैं मानता, मगर ये जरूर कहा था कि इन ल्यू ऑफ आप टैक्स लगा सकते हैं, इन एडिशन नहीं लगा सकते। तो वो तो फिर और भी खराबी हो गई कि इन एडिशन हो गया। बाहर कैफा इन सारे मामला से मेरा ख्याल है माजी से जरा थोड़ा सा हम सबक भी सीख के आगे, ठीक है, माजी से सबक सीखना है। शब्बर जैदी साहब, जो हमारे यहाँ रुझान है, हम माहिर टैक्स उमूर या टैक्स कंसल्टेंट, टैक्स प्रोफेशनल्स की तरफ जाते हैं तो वो इसलिए जाते हैं कि कम से कम टैक्स देना पड़े, और जाहिर है कि पाकिस्तान में लोग कहते हैं कि ज्यादा पैसे ले लें लेकिन टैक्स ब्रैकेट के अंदर ना लेकर आए, हमें टैक्सेशन के सिस्टम के अंदर लेकर ना आए। तो ये हमारे टैक्स निजाम में जो राहें हैं, जो लुकनास हैं, जो जिसकी वजह से टैक्स चोर फायदे में बैठे हुए हैं, ये भी तो जो प्रोफेशनल्स ने ही इनको निकाल के दिए ना, ये फिर ये सिस्टम को कोलैप्स करने में इस प्रोफेशन से वाबस्ता लोगों का कितना किरदार है? शब्बर साहब देखिए, बात सुने, पहली बात तो एक बात बिल्कुल ध्यान में रख लें कि ये जो आप बात कर रहे हैं वो होता है टैक्स नॉन डिक्लेरेशन, जिसमें वो आदमी चाहता है वो टैक्स सिस्टम में आए नहीं। जी, पाकिस्तान का मसला नॉन डिक्लेरेशन नहीं है, पाकिस्तान का मसला अंडर डिक्लेरेशन है। जो दुकानें आजम क्रॉस मार्केट में वो सब डिक्लेयर्ड है, जो सुपर मंडी फैसलाबाद में सब डिक्लेयर्ड है। पाकिस्तान का मसला नॉन डिक्लेरेशन नहीं है, अंडर डिक्लेरेशन। दूसरी बात मैं आज आपको वाजे कर दूं, आप पाकिस्तान में टैक्स एडवाइजर्स को एक लाइन में लगा के खड़ा कर देते हैं। मेरा कोई ताल्लुक टैक्स एडवाइजरी सिस्टम बिजनेस से नहीं है। मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं। मैंने जिंदगी में कभी, आज तक जिंदगी में कभी किसी इंडिविजुअल या पार्टनरशिप या नॉन रजिस्टर्ड कंपनी की रिटर्न फाइल नहीं की है, ना मैं उनको एडवाइस करता हूं। तो आप मुझे इन चोरों के साथ चमानों नहीं सर, मैं तो इन जनरल मैं आपकी बात नहीं कर रहा, मैं इन जनरल बात कर रहा हूं। बात समझें जी, आप मुझे इन लोगों के साथ इंक्लूड नहीं करें। मैंने जिंदगी में कभी किसी की इंडिविजुअल की, किसी पार्टनरशिप की, किसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की रिटर्न फाइल नहीं की है। और पाकिस्तान का जो भी टैक्स कलेक्ट होता है, हुआ है, आज भी हो रहा है, उसका 35% मेरी फर्म जमा कराती थी, वो हम जमा कराते हैं। और हम पाकिस्तान के रीजनेबल टैक्स पेयर की कोई अवॉइडेंस वाली चीज भी नहीं करते। एवेजन तो की बात है, अवॉइडेंस भी नहीं करते। मैं आज आपके प्रोग्राम में कैटेगोरिकली कह रहा हूं कि मुझे एक केस बता दें जिसको मैं रिप्रेजेंट करता हूं, उसमें कभी मैंने किसी चीज के ऊपर आर्गू किया हो और वो अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट ने मेरे खिलाफ फैसला किया हो। ठीक है। मैं ये इसलिए ये जो एक परसेप्शन है ना कि हम टैक्स अवॉइडेंस का हिस्सेदार हैं, हम टैक्स इवेजन के हिस्सेदार हैं, ये आप उन लोगों के बारे में बात करें जिनसे मैं मिलना जुलना पसंद नहीं करता। ठीक, तो ये आप साइड पर रखते हैं। ये वो जो आप इनकी बात कर रहे हैं वो टाउट होते हैं। ठीक है। इकराम साहब एक वकील है, पढ़े लिखे आदमी है, तो आप इन टाउटों को, इन चमारों को हमारे साथ मिक्स नहीं करें प्लीज। पहली बात तो ये, वो जो बंदे हैं वो तो आप कचहरी के सामने आपको मिल जाएंगे, तब आप पासपोर्ट बनवा देंगे, तो उनको टैक्स एडवाइजर्स नहीं कहें प्लीज। ये मेरी आपसे दरखास्त है। ओके, ठीक है, बिल्कुल कहना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जाहिर है कि अगर वो इस सिस्टम कंसल्टेंट नहीं है, प्लीज ठीक है, इमरान साहब बात को समझिए। नहीं, मैं समझ गया। नहीं है, अगर वो इस मईशत को, इस सिस्टम को कोलैप्स कर रहे हैं तो हमें करवाता है। ठीक है, उनको कड़े हाथों का कंसल्टेंट नहीं है, वो टाउट है। ठीक है, उन्हें कंसल्टेंट वो होता है जो लॉ में बताता है कि लॉ इस तरह होता है। उनके पास तो किताबें ही नहीं होती, उनके पास तो ऑर्डिनेंस भी नहीं है। इकराम साहब और हम लोग जो बैठे हुए हैं वो हम लीगल आर्गूमेंट्स करते हैं, हमारे आप अकाउंटिंग के इश्यूज होते हैं। वो जो आप की बात कर रहे हैं वो उन टाउटों का बिल्कुल वही है। हमें उनको डिस्करेज करना चाहिए शब्बर साहब, बिल्कुल डिस्करेज करना चाहिए। नहीं यार, देखो मेरी बात सुनो, दल्ला बात आगे चलें। देखिए, मेरी बात को समझने की कोशिश करें। जो मैं बात कर रहा हूं, जो इकराम साहब बात कर रहे हैं, आप इस बात को क्यों नहीं समझ रहे कि पाकिस्तान में दो सेक्टर हैं। एक पाकिस्तान की इकोनॉमी है डॉक्यूमेंटेड और एक पाकिस्तान की इकोनॉमी है अनडॉक्यूमेंटेड। आप लोग आके घूम फिर के डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी को हथौड़े मारते जाते हो
और उससे पैसे मजीद लेते जाते हो, और अनडॉक्यूमेंटेड को आप डायरेक्टली इनडायरेक्टली इस बेस पे अवॉइड करते हो कि यार अफसर करप्ट है। अफसर करप्ट नहीं है, अफसर तो बेचारा एक 5 बच्चे का हिस्सेदार है। सिस्टम करप्ट है, गवर्नमेंट करप्ट है, बिजनेसमैन करप्ट है, बैंकर करप्ट है, वो डिटेल नहीं दे रहा है। समझे मेरी बात? आप लोग ये बार बार सिस्टम आएगा, रिफॉर्म आएगी, ये बातें अब बेकार की बातें हैं। एफबीआर में आप 500 करोड़ लगा दो फिर भी रिफॉर्म नहीं आएगी। व्हाट इज मीन बाय रिफॉर्म? जब बैंकों, पाकिस्तान में 4.5 करोड़ बैंक अकाउंट है इस वक्त, 4.5 करोड़ रुपए, 4.5 करोड़ बैंक अकाउंट है, और जो बैंक अकाउंट डिक्लेयर हुए हैं टैक्स में वो 1 करोड़ है। ये 3.5 करोड़ बैंक अकाउंट किसके हैं? ये लोगों को नजर नहीं आ रहा, आसमान पे नजर नहीं आ रहा। मैंने ये इसके बैंक, पाकिस्तान बैंक एसोसिएशन के खिलाफ ये केस विड्रॉ कराया था, मैं उसकी तरफ आगे बढ़ रहा था। मैंने ये भी चेक कराया था कि पाकिस्तान में कौन लोग हैं जो कैश विड्रॉल करते हैं। मैंने इमरान सुल्तान साहब, मैंने ये एक प्रोविजन है लॉ की जिसमें कैश विड्रॉल होती है, ठीक। मैंने ये चेक कराया कि पाकिस्तान में कैश विड्रॉल कौन कर रहा है। आपको मैं बताऊं उसका रिजल्ट क्या था? जी, आप शौक हो जाएंगे सुन के। जो कैश विड्रॉल है उसके 10 बड़े कैश विड्रॉल करने वाले चाइनीज कंपनी के कॉन्ट्रैक्टर्स थे। अब आप समझिए कि पाकिस्तान में क्या होता है। शब्बर साहब बहुत बहुत शुक्रिया, डॉक्टर इकराम उल हक बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम में वजह इस वक्त आड़े आ रही है, और वो तमाम चीजें जिसकी वजह से हमारे यहाँ पाकिस्तान में टैक्सेशन सिस्टम पनप नहीं पा रहा, शब्बर जैदी साहब ने उसका अहाता किया। आइंदा आने वाले प्रोग्राम में इन चीजों को मजीद आपके सामने लेकर आएंगे। टिल देन टेक केयर, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।